बीएसटीसी 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी एजुकेशन पर। साथियों, पिछली क्लासों में हमने 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन जो है वो देख लिए। आज की क्लास में अपन 101 से लेकर के 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी आज की जो क्लास है वो थोड़ी लंबी होने वाली, यानी 100 क्वेश्चन आज एक साथ ही देखने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आने वाली है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या है अभ्यास प्रश्नों को देखना है। इसलिए इस क्लास में अपन 100 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आप क्लास में अंत तक बने रहिए, वीडियो को देखिए और जो भी अपने साथी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए। लाइक और सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लेना, आपको अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर देना। तो चलिए बिना समय गंवाए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रखड़ी और टोटी क्या है रे? रखड़ी और टोटी क्या है? महिलाओं के गहने हैं, पुरुषों के वस्त्र है, स्वदेशी जूते हैं या साफों के प्रकार है? तो ध्यान रखें, रखड़ी और टोटी क्या है? महिलाओं के गहने हैं। रखड़ी तो सर पर बांधी जाती है और टोटी जो है वो कान में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 102 नंबर सवाल, गुलाम अली बलदेव शालिग्राम चित्रकारों का संबंध जो है वो किस चित्र शैली से है? तो गुलाम अली बलदेव शालिग्राम ये जो चित्रकार है वो अलवर चित्र शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली, कौन सी चित्रावली? रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में जिसका चित्रांकन हुआ था, उसका चित्रांकन किसने किया? तो वीर जी जो चित्रकार थे उन्होंने इस रागमाला का क्या किया था? रागमाला चित्रावली का चित्रण किया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि कोटा चित्र शैली चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। यानी कोटा चित्र शैली में ज़्यादातर किसके चित्र बने हुए, यानी शिकार के दृश्य बताए गए कोटा चित्र शैली में। ठीक है, तो शिकार के दृश्य किस चित्र शैली में बताए गए? कोटा चित्र शैली में बताए गए हैं। अगला सवाल है कि दुगारी चित्र शैली का संबंध है, यानी जो दुगारी चित्र शैली वो किस स्थान से संबंधित है? तो दुगारी किस जिले में आता है भाई? बूंदी जिले में आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है दुगारी चित्र शैली का संबंध बूंदी से। अगले सवाल की ओर आज अपन चलते हैं। वो कहता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के जो ग्रंथ है वो किसके समय में चित्रित हुआ है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ महाराजा तेज सिंह के समय में ये चित्रित हुआ है। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है ये। ठीक है, नाथू मुराद रामलाल अलीराज चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से? यानी जो नाथू है, मुराद रामलाल और अलीराज है वो किस चित्र शैली के चित्रकार है? तो ध्यान रहे बीकानेर चित्र शैली के ये चित्रकार है। अगला सवाल कहता है कि बड़ी ठनी किस स्थान की चित्र शैली है? तो बड़ी ठनी जो है वो बड़ी ठनी किस स्थान की चित्रकार शैली है? किशनगढ़ चित्र शैली है। ये मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर आती किशनगढ़ चित्र शैली बड़ी ठनी, जिसको भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। और इसका जो चित्रकार है, इस चित्र का जो चित्रण किसने किया था? वो किया था मयूर ध्वज ने, निहाल चंद ने। निहाल चंद। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रामानाथ छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो ध्यान रहे, रामानाथ छज्जू सेफू जोधपुर चित्र शैली से संबंधित चित्रकार है। कौन सी चित्र शैली से? जोधपुर चित्र शैली से। और रामानाथ छज्जू और सेफू के अलावा जोधपुर चित्र शैली के चित्रकारों की बात की जाए तो देवदास है, शिवदास है, राम रतन है, किशन भाटी है, ये जो है जोधपुर चित्र शैली के चित्रकार है। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि मालती माधव के चित्र है। तो मालती माधव के चित्र मेवाड़ चित्र शैली में चित्रित किए गए हैं। और अगला सवाल हमारा ये कहता है कि राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा है? तो मनोहर स्वामी ने क्या कहा है कि राजस्थान चित्र शैली जो है वो विशुद्ध रूप से भारतीय चित्र शैली है। ठीक है, मनोहर स्वामी ने ये बात कही है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, यानी जो नाथ द्वारा चित्र शैली है उसमें किसका चित्रण मिलता है? शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का या उदय सिंह का? तो ध्यान रहे श्री कृष्ण का जो चित्रण है वो नाथ द्वारा चित्र शैली में मिलता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। शुक्र क्षेत्र मातम्य के चित्रकार है। शुक्र क्षेत्र मातम्य के चित्रकार कौन है? तो साहबदीन। साहबदीन। तो अगले सवाल कौन सा है हमारा? प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है? तो प्रसिद्ध कला पारखी यानी एरिक डिक्सन जो था उसने किस चित्र को भारतीय इतिहास की मोनालिसा कहा है? तो मैंने पहले आपको बताया था कि बड़ी ठनी जो चित्र शैली इसको भारत की मोनालिसा कहा है। और ये जो बनी ठनी चित्र शैली है, बनी ठनी चित्र शैली यानी किशनगढ़ चित्र शैली, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? वो भी इसी एरिक डिक्सन और फयाज अली, एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। ठीक है,
अगला सवाल की ओर चलते हैं कि उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चित्रों की ओवेरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? तो उदयपुर में चित्तर और ओवेरी, या जिसको कहते हैं तस्वीरारो कारखानों, क्या कहते हैं भाई? तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों, ये जो है वो किस शासक ने स्थापित किया? तो ध्यान रहे जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने ये जो है चित्तर और ओवेरी या तस्वीरारो कारखानों की क्या है स्थापना की थी। किस लिए? चित्रकारों के प्रशिक्षण के लिए। महाराणा राज सिंह नहीं होगा, ये गलत हाईलाइट हो गया है, आप इसको ध्यान रहे। जगत सिंह प्रथम इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, जगत सिंह प्रथम। अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड चित्रकला शैली में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड चित्रकला शैली में प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या क्या नाम है भाई? उसका नाम है रागमाला। क्या नाम है? रागमाला। और ये रागमाला का चित्रण किसने किया? आपको ये भी ध्यान रख लेना है, निसारदीन ने इसका चित्रण किया। और कब किया? तो ये किया था 1605 ईस्वी में। ठीक है, अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। वो सवाल ये कहता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में इस शैली का प्रमुख चित्रा कौन था? जगत सिंह प्रथम के समय प्रमुख चित्रकार कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा अपने साबुद्दीन या साहिबदीन। साबुद्दीन भी इसको लिखते हैं कहीं कहीं, साबुद्दीन या साहिबदीन। ये गलत हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप ध्यान रहे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि निहाल चंद तो वो बनी ठनी वाला चित्र वाला है। बात करते हैं नसीरुद्दीन या नासिरुद्दीन, ये जो महाराणा प्रताप और अमर सिंह के समय रागमाला का चित्रण किया था, वो है 1605 में। और बात करते हैं साहिब राम, साहिब राम ये जयपुर चित्र शैली से संबंधित है, इसलिए सही ऑप्शन हो गया साहिबदीन या साबुद्दीन। अगला सवाल की ओर चलते हैं। वो सवाल है जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जो है वो किस शासक के काल को माना जाता है? तो जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। और ये जो शुरू किसके समय में हुई थी? ये मान सिंह प्रथम के समय में ये जो कला है वो शुरू हुई थी। और सॉरी, सवाई जयसिंह के समय, सवाई जयसिंह के समय तो इसका क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। सवाई जयसिंह के समय प्रारंभ, और स्वर्ण काल है वो इसका, ये प्रताप सिंह का काल है। स्वर्ण काल इसका प्रताप सिंह का काल है। बात करते हैं प्रमुख कलाकार की, तो साहब राम है, गंगबख्श है, शालिग्राम है, घासीदास, लक्ष्मण दास, गोपाल दास और वो हुक्मा उदय गोपाल, ये इनके क्या प्रमुख चित्रकार है। अगला है किशनगढ़ शैली के चित्रकार निहाल चंद। ये बड़ी ठनी शैली के चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिख दिया करता था? तो ये ध्यान रहे, फारसी भाषा में अपना नाम लिख दिया करता था। 20वां सवाल आज का ये है कि वह चित्रकार जिसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में यानी 1605 में चावंड की रागमाला चित्रित की थी, मैंने पहले बताया था, नसीरुद्दीन या नासिरुद्दीन जो है 1905 में महाराणा अमर सिंह के समय इन्होंने किया गया था रागमाला का चित्रण किया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज का सवाल क्या था? 21वां की राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली जो है वो किस चित्र शैली को माना जाता है? मेवाड़ चित्र शैली को राजस्थान चित्रकला की मूल शैली माना जाता है। ठीक है, कौन सी शैली? मूल शैली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वो सवाल ये है कि मोर ध्वज एवं निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मोर ध्वज एवं निहाल चंद जो है, निहाल चंद ने किस चित्रकला का जो है वो चित्रण किया था? आपको पता है, बनी ठनी का चित्रण किया था। और बनी ठनी किस चित्रगढ़ मतलब किस शैली की से संबंधित है? तो बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 123 और सवाल, आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की क्या है विशिष्ट देन है? तो आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट भित्ति चित्रण जो है ये जयपुर शैली की देन है भाई। किस शैली की देन है? जयपुर शैली की देन है। जयपुर शैली। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? डालू नामक जो चित्रकार है वो कौन सी शैली से संबंधित है? तो ध्यान रहे, कोटा शैली से संबंधित है। डालू है, रघुनाथ है, लालचंद है और वो लच्छीराम है। डालू, रघुनाथ, लालचंद, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, ये सब कोटा शैली से संबंधित है। अगला सवाल, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने के चित्रकार है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़, तो चित्रकार कौन हो गया? कमलचंद। कमलचंद ने इसका चित्रण कब किया था? 1260 ईस्वी में किया था। किस शासक के समय किया? ये ध्यान रख लेना। तो किस शासक के समय किया था? मेवाड़ के राणा हुआ करते थे तेज सिंह। तेज सिंह के समय, मेवाड़ शासक तेज सिंह के समय इसका चित्रण किया गया था कमलचंद्र के द्वारा 1260 ईस्वी में। ठीक है, और ये मेवाड़ चित्र शैली का क्या है भाई? प्रथम चित्रित ग्रंथ है, प्रथम चित्रित ग्रंथ है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? यानी ब्लू पोट्री का जो है जादूगर कह लो, किसको कहते हैं? KS शेखावत यानी कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं।
कृपाल सिंह शेखावत। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बड़ी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है, यानी बड़ी ठनी ग्रंथ जो चित्र है वो किसने बनाया, तो निहाल चंद ने बनाया, किशनगढ़ से लिखा है। अगला सवाल है कि राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई, तो ललित कला अकादमी की स्थापना 24 नवंबर 1957, 24 नवंबर 1957, ध्यान रखना, ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। कहाँ की गई, जयपुर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी ठनी क्या थी, बड़ी ठनी कौन थी भाई, तो बड़ी ठनी जो है वो नागरदास यानी साउंत सिंह जी की क्या थी, प्रेमिका था। किशनगढ़ के शासक थे साउंत सिंह जी, जिसका उपनाम था नागरदास, उनकी क्या ही थी, प्रेमिका थी। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में है, तो बुझे हुए रंगों का जो अधिक प्रयोग है वो अपने नागौर शैली के अंदर किया गया है। कौन सी शैली के अंदर किया गया है, नागौर शैली के अंदर किया गया है बुझे हुए रंगों का प्रयोग। और इसके अलावा नागौर शैली के प्रमुख चित्रकार देखो, अपने जो ऐसे नाम है पुरकाराम, मोहन राम है, चिमना राम, चेला राम, नाथाराम, इस प्रकार के नाम अगर मिल जाए, पुरकाराम, चेला राम, मोहन राम, चिमना राम और लिखमा राम, ये सारे नागौर चित्र शैली से संबंधित है। और एक नागौर चित्र शैली के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि नागौर चित्र शैली की वेशभूषा को पर्शियन गाउन किसने कहा है, नागौर चित्र शैली की वेशभूषा को पर्शियन गाउन किसने कहा, तो आपको ये ध्यान रखना, R.S. अग्रवाल, R.S. अग्रवाल ने नागौर चित्र शैली की जो वेशभूषा है उसको पर्शियन गाउन कहा है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 31वां सवाल, उनियारा शैली पर प्रभाव है, तो उनियारा शैली पर प्रभाव है जयपुर और बूंदी चित्र शैली का। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है, तो योगासन जो है वो अलवर शैली का प्रमुख विषय रहा है भाई, अलवर शैली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, मैंने पहले बता दिया था, बनी ठनी बताया उस समय कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है, यानी 2 एवं 3 दोनों को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन। नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किस शैली की विशेषता है, तो ये किशनगढ़ यानी बनी ठनी की विशेषता बताई गई है। ठीक है भाई, बनी ठनी की, किशनगढ़। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति हुई है, तो वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति भी किशनगढ़ बनी ठनी चित्र शैली में हुई है। डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली के विख्यात है, यानी जो श्रीधर अंधारे, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है भाई, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को ही जाता है। देवगढ़ एक मेवाड़ का ठिकाना हुआ करता था जिसका, और इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को ही जाता है। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है, राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है, तो मुगल शैली से राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है। आज का 38वां सवाल यह कहता है कि बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है, तो बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है भाई, सुरजन सिंह। ओके, अगला सवाल, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है, मेवाड़ चित्र शैली सबसे प्राचीन है। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है, तो बीकानेर शैली की विशेषता है। ऊँट की खाल पर चित्रांकन जो है वो बीकानेर शैली की विशेषता है भाई, ध्यान रहे। उस्तकला भी कहाँ प्रसिद्ध है, बीकानेर की, जिस पर ऊँट की खाल पर चित्रांकन होता है। अगला सवाल कहता है ढोलामारू नाथ चरित्र एवं उजली जेठ व किस चित्र शैली की निजी विशेषता है, जोधपुर शैली। फटाफट से सवालों को देखते जाइए। क्या है कि 100 सवाल देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए फटाफट इनको देख लेते हैं। अगला सवाल है कि पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है, पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय जो है वो किस इस जिले में स्थित है, तो जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में टेरिकोटा खादी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो टेरिकोटा खादी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है मांगरोल। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है रे, मांगरोल। अगला सवाल है कि बाड़मेरी प्रिंट का अन्य नाम है, अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट, बाड़मेरी प्रिंट, अजरक प्रिंट, बाड़मेरी प्रिंट। ठीक है, फौलाद की वस्तु पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना क्या कहलाता है, जो फौलाद की वस्तु होता है उस पर सोने के पतले तारों से जो जड़ाई करते हैं उनको क्या कहते हैं, कोफ्तागिरी कहते हैं रे भाई, कोफ्तागिरी कहते हैं। ठीक है, रूढ़ सेटी क्या है, ये ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित एक संस्था का नाम है ना। ठीक है, बतखाड़े क्या है, बतखाड़े तो ये हाथ की छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के ठप्पे होते हैं, जो हाथ से छपाई की जाती है उसमें लकड़ी के ठप्पे बनाए होते हैं जिस पर छाप मंडी होती है, उनको कपड़ों पर लगा दिया जाता है तो छाप मंड जाती है, उनको क्या कहते हैं, बतगाड़े कहते हैं। अगले सवाल की ओर चलते कि राजस्थान में सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है, इसके अलावा किस स्थान की मेहंदी अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है, तो सोजत
तो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है ही। सोजत के अलावा अगर बात करते तो वो गिलून राजसमंद की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोवर्टी का जिसको जादूगर कहते हैं वो किस कला के सिद्धहस्त कलाकार है? तो कृपाल सिंह शेखावत मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये ब्लू पोवर्टी का जादूगर है, यानी ब्लू पोवर्टी का सिद्धहस्त कलाकार है। पेच वर्क की प्रमुख कलाकार जिन्होंने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। पेच वर्क की प्रमुख कलाकार शशि झालानी है, जयपुर। शशि झालानी कहाँ की है? जयपुर की, जिन्होंने पेच वर्क कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई है। शशि झालानी, जयपुर। ठीक है, तो शशि झालानी जयपुर का नाम आ जाए तो ध्यान रखना, ये जो है वो पेच वर्क की प्रमुख कलाकार है, जयपुर जिले की है। और शशि झालानी की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति क्या है? शशि झालानी की एक रचना है विलन चंपावती। कृति क्या है भाई? विलन चंपावती। ओके, अगले सवाल है कि कोटा की आन बान शान कोटा डोरिया उद्योग। कोटा डोरिया उद्योग हेतु सर्वप्रथम मैसूर से मसूरिया बनाने वाले प्रवीण कारीगरों को बसाया था। तो मैसूर से ये जो कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी है उसको बनाने वाले जो कारीगर है वो मैसूर से कौन लेकर आया, यानी कौन सा शासक है वो लेकर आया? तो कोटा के शासक थे महाराव शत्रुसाल। राव शत्रुसाल जो है इन कारीगरों को कोटा में लेकर आया था। आज का 53वां सवाल कहता है कि जोधपुर की चूनड़ी प्रसिद्ध है तो लेहरिया कहाँ, यानी जोधपुर की चूनड़ी प्रसिद्ध है तो लेहरिया किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो लेहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। श्रावण माह में लेहरिया को बड़े चाव से स्त्रियां ओढ़ती है ना। अगला सवाल है कि वे बंदेज परिधान जिसकी जमीन पीली और बॉर्डर लाल होती है। वे बंदेज मतलब ऐसा वस्त्र की बात कर रहे हैं कि जिसकी जमीन तो पीली होती है और उस पर चारों बॉर्डर जो होती है वो लाल होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोमचा कहते हैं। पोमचा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पोमचा क्या है, 3-4 ऑप्शन देते हैं, ये भी ध्यान रखना। पोमचा एक प्रकार का वस्त्र है ना। बंदेज परिधान जिसकी जमीन पीली होती है, जिसकी जमीन तो क्या होती है? पीली होती है और बॉर्डर उसकी लाल होती है, वो क्या कहलाता है? पोमचा कहलाता है। अगला सवाल, चुआ चंदन एवं स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा की चुआ चंदन एवं स्प्रे पेंटिंग की साड़ियाँ मशहूर है। काली लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बगरू। बगरू जयपुर में स्थित है, ये काली लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयासरत संस्था है। जो हस्तशिल्प उद्योग है इसको विकास करने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है, प्रयास कर रही है? तो राजसिको जो है के लिए प्रयास कर रही है। ऊन से निर्मित वेना एवं फारसी डिजाइन के गलीचों के लिए विख्यात है। तो ऊन से निर्मित वेना एवं फारसी डिजाइन के गलीचों के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो बीकानेर है रे। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊन मंडी स्थित है। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो हिसामुद्दीन उस्ता कला के प्रमुख कलाकार है। और उस्ता कला क्या होती है? तो उस्ता कला क्या होती है? ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। ऊँट की खाल पर किसकी नक्काशी होती है भाई? सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। इसका अन्य नाम भी एक है मुनवत्ती कला। अगर पूछ ले मुनवत्ती कला, तो उस्ता कला को क्या कहते हैं भाई? मुनवत्ती कला कहते हैं। और मुनवत्ती जो कला यानी उस्ता कला ये मूलतः ईरान की कला थी। ईरान की कला थी और इस ईरान की कला को हिंदुस्तान में लेकर के आए थे अकबर। अकबर सर्वप्रथम कौन से स्थान पर लाए थे? लाहौर, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो लाहौर लेकर आए थे। फिर अपने राजस्थान में कौन लाए? तो बीकानेर के शासक हुआ करते थे अनूप सिंह। बीकानेर के शासक अनूप सिंह के काल में मोहम्मद उस्ता परिवार जो है, मोहम्मद उस्ता का परिवार इसको लाहौर से बीकानेर लेकर के आया। तो ये थी उस्ता कला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बादला क्या है रे? बादला एक जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है जिसमें क्या है, पानी ठंडा रहता है। और ये बादला जोधपुर जो है बादलों के लिए प्रसिद्ध है। बादले बनाए जाते हैं जोधपुर में। लाल लहंगा जिसमें काले गोल चक्र अंकित होते हैं तथा लाल रंग की ओढ़नी में काले रंग के बंदेज का बॉर्डर बनाया जाता है, किस जाति का विशेष पहनावा है? तो ध्यान रहे, बिश्नोई जाति का विशेष पहनावा है। रमेकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट जो डूंगरपुर में स्थित है वो प्रसिद्ध है रमेकड़ा उद्योग के लिए। आजम प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आजम प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ ध्यान रहे आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौनों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नक्काशीदार फर्नीचर जो है वो बाड़मेर में बनाया जाता है प्यारे साथियों। कहाँ पर बनाया जाता है? बाड़मेर में बनाया जाता है। ये जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए और निश्चित रूप से इसी प्रकार के प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो कहता है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोवर्टी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ?
तो ब्लू पोट्री मैंने बताया था, ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत। और इसका जो है ब्लू पोट्री मूलतः कहाँ की कला है, ये पर्शिया ईरान की जो है ये कला है। ठीक, ब्लू पोट्री के बारे में आपको एक दो बात और बता दूं। ये जो कला है पर्शिया ईरान की कला है। दूसरी बात, इसको लेकर के कौन आया, तो अकबर इसको लेकर के आया। कहाँ पर आया, ये भी लाहौर लेकर आए। लाहौर पाकिस्तान में, उस समय भारत पाक एक ही था, हिंदुस्तान था, इसलिए लाहौर लेकर आए। अब लाहौर से इस कला को अपने यहाँ कौन लेकर आए थे, तो आमेर शासक थे मान सिंह। और मान सिंह भी कौन सा, मान सिंह पहले वाला मान सिंह, मान सिंह प्रथम इसको लेकर के आमेर आए। ठीक है, ये चीनी मिट्टी पर चित्रकारी का कार्य इस कला के अंदर किया जाता है। और ब्लू पोट्री का जादूगर आपको मैंने बता दिया, कृपाल सिंह शेखावत। दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, अकोला की दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है रे। अकोला की कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट, अकोला चित्तौड़। लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उड़खा गांव किस जिले में स्थित है, तो उड़खा गांव ये लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है और ये अपने बाड़मेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, बाड़मेर जिले में स्थित है। नौरंगी जूतियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। नौरंगी जूतियाँ किस स्थान की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रहे जोधपुर की प्रसिद्ध है। श्री अयाज मोहम्मद किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है, लाख की चूड़ियाँ। अरे लाख की कला के प्रसिद्ध चित्रकार कलाकार कौन है, अयाज मोहम्मद। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि नमदों के केवल दो ही उत्पादन केंद्र भारत में है, एक कश्मीर में श्रीनगर में है और दूसरा कहाँ है, तो राजस्थान में टोंक में ये दूसरा नमदों के उत्पादन का केंद्र है। ठीक है, टोंक की आधुनिक कलात्मक नमदा शैली को आरंभ करने का एकमात्र श्रेय किसको जाता है, तो नंद कुमार तिवारी को ही जाता है रे, नंद कुमार तिवारी को। थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे, तो थेवा कला वो होती क्या है, पहले तो थेवा कला होती क्या है भाई। थेवा कला क्या होती है, हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। हरे रंग के कांच पर, हरे रंग का कांच होता है उस पर नक्काशी की जाती है, वो सोने की नक्काशी की जाती है। ठीक है, अब थेवा कला का जनक है नाथूजी सोनी। कौन है, नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी इस थेवा कला का जनक है। प्रतापगढ़ की ये कला प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ में जो शासक था सावंत सिंह, उसके काल में ये कला शुरू हुई थी। और नाथूजी सोनी का परिवार था, उसी को ही सावंत सिंह ने राज सोनी परिवार की उपाधि थी। नाथूजी सोनी परिवार को राज सोनी परिवार की उपाधि, और इसका जनक कौन है, नाथूजी सोनी। तो प्रथम थेवा शिल्पी कौन हो जाएगा इसका, नाथूजी सोनी। ऑप्शन 3 नंबर इसका सही आंसर है। ये थोड़ा गलत हाईलाइट हो गया, इसको ध्यान नहीं देना। तो नाथूजी सोनी को राज सोनी की उपाधि भी दी थी और थेवा कला का ये जनक है, यानी प्रथम थेवा शिल्पी थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की पुस्तक कला का आगमन कहाँ से हुआ। पुस्तक कला का मैंने बता दिया भाई, ईरान से ये कला आई थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। वो है कि कादर बख्श का संबंध है, तो कादर बख्श भी पुस्तक कला से संबंधित तो क्या है, कलाकार है। ओके, जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय किसको जाता है, फिर बता दिया मैंने। फिर से सवाल आ गए, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं इसको। इन्होंने जयपुर की, ये ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी अपने कृपाल सिंह शेखावत ने। 177 राजस्थान में मथेरण कला का प्रसिद्ध केंद्र है, तो मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है, मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। किस स्थान की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो तूड़िया हस्तशिल्प के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो धौलपुर है। हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ होता है, हाथ से कागज बनाने का कार्य राजस्थान में कहाँ होता है, सांगानेर में होता है, सांगानेर में। और सांगानेर किस जिले में आता है, जयपुर जिले में आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में किस राजघराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था, तो मीनाकारी का काम किस राजघराने में जो है प्रोत्साहन दिया था, वो जयपुर राजघराने ने मीनाकारी काम को प्रोत्साहन दिया था। अब मीनाकारी को प्रोत्साहन तो जयपुर राजघराने ने दे दिया, लेकिन मीनाकारी होती क्या होती है भाई, देखो मीनाकारी क्या होती है, आभूषणों में रंग भरे का कार्य जो है वो मीनाकारी कहलाता है। ठीक है, और मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले चाहिए, हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा कौन है रे, तो ध्यान रहे मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। ये जो कला है वो कहाँ की है, मूलतः ईरान की कला है, ईरान की है। और इसको लाहौर कौन लेकर आए, अकबर लेकर आए, और आमेर में फिर मान सिंह इसको लेकर आए। मीनाकारी का जादूगर किसको कहते हैं, तो कुदरत सिंह को ध्यान रखना, मीनाकारी का जादूगर कहते हैं कुदरत सिंह। कौन सा सिंह रे, कुदरत सिंह।
ये लो भाई, कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी के कार्य के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चांदी पर मीनाकारी के कार्य के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा जो है वो चांदी पर मीनाकारी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी चांदी के आभूषण पर रंग भरे का कार्य किया जाता है। पाटौदा का लुगड़ा प्रसिद्ध है। पाटौदा का लुगड़ा प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का? शेखावाटी का। राजस्थान में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान है अकोला। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है रे? अकोला। अगला सवाल यह है कि राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी वाले गहने तथा बादले क्रम से बनाए जाते हैं। यानी मीनाकारी तो मैंने बताया था कि जयपुर की प्रसिद्ध और मीनाकारी का जादूगर कहते हैं कुदरत सिंह को। और बादलों के बारे में भी मैंने पहले बता दिया कि ये जिंक से बने क्या होते हैं, पानी के बर्तन, पानी को ठंडा रखने के लिए बर्तन बनाए जाते हैं, बोतल के दो आप जिसको। हाँ, और ये किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर के बनाए जाते हैं, जोधपुर में इनको बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जयपुर और जोधपुर। किस गांव की मिट्टी की मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध है? मोलेला गांव। मोलेला गांव किस जिले में आता है? तो ध्यान रहे, राजसमंद जिले में ये मोलेला स्थित है। मोलेला राजसमंद। टेराकोटा। टेराकोटा मतलब मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाली इस कला को टेराकोटा ये कला कहते हैं। प्रमुख कलाकार कौन था? मोहनलाल प्रजापति टेराकोटा का प्रमुख कलाकार था, मोहनलाल प्रजापति। अगले सवाल को पूछते हैं। लोहे के औजार अपने नागौर जिले में बनाया जाता है। टूल सिटी किसको कहते हैं? नागौर को कहते हैं। ठीक है, नागौर में आई छतरगढ़ दुर्ग है। हाथीदांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो हाथीदांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिलों की बात की जाएगी तो सूर्यनगरी जोधपुर का नाम आएगा। कौन सा जिला? जोधपुर। अगला सवाल, हाथीदांत के कलात्मक सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो हाथीदांत से बनाए गए सामान जयपुर में मिलता है। जयपुर कभी जाओ तो हाथीदांत के बनाए हुए आप सामान लेकर के आ जाना। मसूरिया मलमल एवं डोरा साड़ियाँ किस जिले की प्रसिद्ध है? मसूरिया कोटा डोरिया की साड़ी। ठीक है, ये कोटा जिले की प्रसिद्ध है रे। मसूरिया मलमल और डोरा साड़ियाँ कोटा जिले की प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर के लिए प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा। नाथ द्वारा जो है वो तारकसी के जेवर के लिए भाई प्रसिद्ध है। अगला सवाल, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? पहले भी बता दिया मैंने कि कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला है वो थेवा कला कही जाती है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और इसके जनक है नाथूजी सोनी। और नाथूजी सोनी को सावंत सिंह ने राज सोनी परिवार की उपाधि दी थी इनके परिवार को। ठीक है, कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंदेज का उल्लेख किया गया है? यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें पोमचा का जो बंदेज है उसका उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रहे, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ में, पद्मावत ग्रंथ में पोमचा का उल्लेख किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, ठोको लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 67 में, तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो मेवाड़ का महाराणा उस समय कौन था? उदय सिंह था। और उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी। उदय सिंह महाराणा प्रताप के क्या थे? पिताजी थे। उस समय वो मेवाड़ पर क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। और उसी समय चित्तौड़ पर आक्रमण करता होता है अपने अकबर का। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए पहला दूत किसको भेजा? तो जलाल खां को पहला दूत भेजा। ध्यान रहे, अकबर ने 4 बार भेजा था। तो इसका क्रम ध्यान रख लेना। जम्मा भट्टो, जम्मा भट्टो। जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, बे से भगवत दास, टो से टोडरमल, टो से टोडरमल, पारमल नहीं, टोडरमल की बात हो रही। तो जमा भट्टो ये 4 क्रम वाइज उन्होंने भेजा था। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से? तो एक ही किसान आंदोलन से संबंधित मोतीलाल तेजावत का संबंध है। मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। रावचंद्र सेन को क्या कहा जाता है भाई? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मध्यमिका किस जिले में स्थित है? मध्यमिका नगर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है रे, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आज का 98वां सवाल, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट किस लिए मैं बता देता हूँ कि हर बार प्रजामंडल से संबंधित सवाल तो पूछा ही जाता है। कभी करौली का पूछ लिया तो कभी मेवाड़ का पूछ लिया, है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्रजामंडल के जितने भी संस्थापक है उनका नाम आपको ध्यान कर लेना है। वो सब मैं एक पर्सन वाइज बता दूंगा और एक अलग से सारणी वाइज यानी टेबल बना के भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा अगले वीडियो में। तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा जो प्रजामंडल है। वैसे चैनल पर उपलब्ध करवाया गया पहले, उनको भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो त्रिलोक चंद माथुर जो करौली प्रजामंडल के संस्थापक है। और आज का सेकंड लास्ट सवाल जो है 199, वो जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लोणकरण के समय अर्धशाखा हुआ था। लोणकरण के समय अर्धशाखा हुआ। अर्धशाखा का मतलब क्या हुआ? केसरिया तो हुआ किंतु जोर नहीं हुआ, कोई धोखा हो गया। वहाँ के जो
आक्रमणकारी थे। उसमें आक्रमण किसका हुआ आपको ध्यान रखना चाहिए। आक्रमण हुआ था, कंधार का शासक था अमीर अली, कंधार का शासक था अमीर अली का आक्रमण हुआ। और जैसलमेर के शासक थे राव लूणकरण 1550 में। ठीक है, तो वो केसरिया तो उन्होंने कर लिया लूणकरण ने, लेकिन यहाँ पर साका नहीं हुआ, जोर नहीं हुआ। जोर नहीं हुआ क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई अफवाह फैला दी थी अमीर अली ने, तो इसलिए वो सोच रही थी कि हमारे जो है वो युद्ध विजयी होकर आ रहे हैं हमारे राजा और सैनिक जो है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध में क्या है कि जो केसरिया झंडा वो ऊपर कर देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि विजय हो गई। और ये जो अमीर अली के सैनिकों ने झूठे ही झंडा ऊंचा कर दिया, तो महल में बैठी रानियां और अन्य स्त्रियों ने ये समझ लिया कि हमारे जो राजा यानी हमारे जो सैनिक है वो युद्ध को जीत गए, इसलिए उन्होंने जोर नहीं किया। इस कारण से ये इतिहास में एकमात्र अर्ध शाखा कहलाता है। जैसलमेर का शाखा अर्ध शाखा कहलाता है। जैसलमेर में 3 बार शाखे हुए, मतलब एक 2 शाखा और एक अर्ध शाखा। तो पहला शाखा कब हुआ जैसलमेर में, ये भी देख लो, बात आ गई तो बता देता हूँ। 1312 में होता है। उस समय शासक था मूलराज द्वितीय और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। दूसरी बार शाखा होता है 1370-71 में। 1370-71 में होता है, उस समय शासक था दूधा और फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण होता है। और तीसरी बार जिसको अर्ध शाखा कहते हैं, 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर दुर्ग, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1550 में राव लूणकरण केसरिया किया और आक्रमण होता है कंधार के शासक अमीर अली का। और राजस्थान इतिहास का ये एकमात्र अर्ध शाखा है, मैंने आपको बता दिया। तो यानी इसमें केसरिया हुआ किंतु जोर नहीं हुआ। अगला सवाल है आज का लास्ट सवाल है, 200वां सवाल। वीर विनोद ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो वीर विनोद ग्रंथ है वो श्यामल दास द्वारा रचित है और इसमें उदयपुर राज्य का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा रचित है? ये श्यामल दास द्वारा रचित है। उदयपुर राज्य का इसमें वर्णन किया गया है। तो साथियों ये थे आज के हमारे 100 सवाल। टोटल 200 सवाल हमने देख लिए। आगे की क्लास में अपन और 100 सवाल देखने वाले हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करो और अपने जितने भी साथी दोस्त हैं उसको शेयर करो। एग्ज़ाम तक आपको हम बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध करवाने वाले, जिनमें से निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।